साथियों नमस्कार। मैं ललित पांडे आपका अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम आदिकाल के युगीन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। साथियों आदिकाल की युगीन परिस्थितियों को देखते हुए शुक्ल जी ने कहा कि आदिकाल जो है वो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल है। यह थोड़ा सा जो उपवाक्य है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल आदिकाल को किसने कहा। ये इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए कि यह इससे प्रश्न बन सकता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा, तो वहीं आचार्य हजारी प्रसाद जी ने तत्कालीन युगीन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए अत्यधिक विरोधी अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल, यह दोनों उपवाक्य आप इसको समझ लीजिए, इसलिए कि इनसे सीधे प्रश्न भी बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा। साथियों ऐसा कहने के पीछे उस समय की युगीन परिस्थितियां जवाबदेह थी, और मुझे लगता है कि वास्तव में आदिकाल अत्यंत विरोधी, हताशा, पराजय, या आप यूं कह सकते हैं कि आदिकाल वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में संक्रमण का काल था। आइए हम आज आदिकाल के जो युगीन परिस्थितियां हैं उनको 4 बिंदुओं में देखते हैं। राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। उस युग की क्या राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, धार्मिक परिस्थिति क्या थी, सामाजिक परिस्थिति क्या थी और सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी। इसमें एक और बिंदु जुड़ सकता था, साहित्यिक परिस्थिति, लेकिन चूंकि आगे हम साहित्यिक प्रवृत्तियों की विशेषता में उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और यहाँ हम इसको संक्षेप में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में। साथियों आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति का पहला बिंदु आप देखेंगे तो इसमें है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव हो चला था। केंद्रीय सत्ता का अभाव हो चला था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया। छोटे छोटे देशी रियासतों के राजा आपस में संघर्ष करते रहते थे। सीमा उनके मुख्य रूप से उनके युद्ध के 2 ही विषय हुआ करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। पहला विषय तो रहता था कि वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार, अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा ये था कि वह चूंकि बहुविवाह प्रथा था, तो युद्ध का एक बड़ा कारण था स्त्री। आदिकाल में एक बहुत फेमस कथन था कि जेकी बिटिया सुंदर देखी ते घर जाओ धरे तलवार। जेकी बिटिया सुंदर देखी ते घर जाओ धरे तलवार। तो जैसे अगर किसी पड़ोसी राजा के यहाँ ये हो कि वह राजकुमारी बहुत सुंदर है, तो अभी युद्ध का एक कारण होता था। तो युद्धों का एक तो कारण रहता था कि सीमा विस्तार, दूसरा ही रहता था कि स्त्रियां, बहुविवाह प्रथा होने के कारण एक एक राजा की अनेक पत्नियां होती थी, अनेक उपपत्नियां होती थी। राजा क्या करता था, वह उसी में विलासितापूर्ण जीवन में आनंदित रहता था। अच्छा, उसके कारण एक चीज था कि राष्ट्रीयता की भावना का ह्रास हुआ। राजा केवल अपने राज्य के बारे में सोचता था, अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोचता था और अपनी रियासत को बढ़ाने के बारे में सोचता था। अपने पत्नियों, उपपत्नियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचता था, उनके प्रयास में लगा रहता था। तो निश्चित रूप से उस समय जो है राजनीतिक परिस्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती।
दूसरी चीज ये थी राजनीतिक परिस्थिति में साथियों कि केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ, उसके बाद में विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रांताओं का बहुत प्रभाव पड़ा। विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव साथियों, हर्षवर्धन के पश्चात जैसा मैंने कहा कि देशी रियासतों के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। उन्होंने कभी राष्ट्रीय भाव से नहीं सोचा कि राष्ट्रीय भावना से उन्होंने देश के एकीकरण या के बारे में सोचा हो, सत्ता के केंद्रीकरण के बारे में सोचा, ऐसा उन्होंने सोचा। वो अपने ही हितों में लगे रहते थे। उसी समय इस्लाम का अभ्युदय होता है। इस्लाम के अभ्युदय होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर पर इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से वो आता है यहाँ, और सिंध के राजा तत्कालीन राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण कर देता है। उस समय आपसी फूट के कारण, या आप यह कह सकते हैं कि दाहिर के अभद्र व्यवहार के कारण या आपसी फूट के कारण राजाओं में क्या हुआ कि उन्होंने, वहाँ के स्थानीय राजाओं ने, जाटों ने विशेष रूप से दाहिर का साथ नहीं दिया और मोहम्मद बिन कासिम से दाहिर युद्ध हार गए। उसके बाद कालांतर में तमाम आक्रांताओं ने क्रमशः, जैसे आप मोहम्मद गोरी, गजनी, ये लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ की आपसी राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया और पूरे उत्तर भारत पे साथियों मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। तो हम ये दो मुख्य बिंदु राजनीतिक परिस्थितियों में जिन पर हम चर्चा करना चाह रहे थे कि एक तो केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया और विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। अब आइए साथियों हम आजकल की धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं। आजकल की धार्मिक परिस्थिति साथियों, आजकल की में वैष्णव और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन ये धर्म भी चल रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का एक उदय वैदिक धर्म की जो यंत्र मंत्र या इनके पूजा पद्धति या इनकी मान्यताओं की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ था। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में वैदिक धर्म के जो साधना पद्धति, यंत्र मंत्र या जो भी कुछ पाखंड या आप कह सकते हैं, उनके साथ बौद्ध धर्म में भी, आपसे बताएं कि बौद्ध धर्म में इतना तेजी से विकृति आई कि सिद्धियों के चक्कर में, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, चमत्कार के चक्कर में क्या हुआ, बौद्ध धर्म सहजयान, महायान, हीनयान, मंत्रयान, वज्रयान तमाम अनेक रूप धारण कर लिया। और क्या हुआ, वो सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में, चमत्कार करने के चक्कर में उनकी साधना पद्धति भी विकृत हो गई। जैसे उनकी साधना में गुप्त मंत्र क्रियाएं सम्मिलित हो गई, उनकी साधना में स्त्रियों के साथ सहवास को भी वो साधना का अंग मानने लगे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे अपने मूल जो स्वरूप था उसको छोड़ने लगा था। जैन धर्म में भी क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी एक तरह वाम मार्गी हो गया, उसकी उपासना पद्धति में भी वामाचार शामिल हो गया। शैव, वैष्णव, कापालिक ये लोग जो थे, इनके ऊपर भी विकृत बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। ये लोग भी चमत्कार के चक्कर में, जादू टोने टोटके के चक्कर में, उसमें होता क्या था, उसमें निरीह और अशिक्षित जनता का ये लोग शोषण करते थे। तो वास्तव में धार्मिक रूप से भी यह संक्रमण का दौर था। उसमें नाथों और दक्षिण के अलवार संतों ने निश्चित रूप से धर्म की या समाज की यत्नपूर्वक रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैन, बौद्ध और ये आपके वैदिक धर्मों में निश्चित रूप से संक्रमण आया, निश्चित रूप से अनेक विकृतियां आई। तो यह आपने देख लिया कि उस समय की धार्मिक परिस्थिति क्या थी। अच्छा, होता क्या था कि एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की उपासना पद्धति को, एक दूसरे की मान्यता को
नीचा दिखाने में संघर्ष होता रहा। वाममार्गी लोग वैदिक को नीचा दिखा रहे हैं, वैदिक वाममार्गी लोगों को, सिद्ध वैदिक लोगों को नीचा दिखाने के प्रयास में रहते थे, वैदिक लोग सिद्धों को नीचा। तो यह एक तरह से समाज में धार्मिक संघर्ष भी था। अब आइए साथियों, हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, सामाजिक परिस्थिति की ओर। सामाजिक परिस्थिति भी उस समय साथियों बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बनी थी। समाज अनेक जातियों उपजातियों में, छोटी छोटी जातियों में, अनेक उपजातियों में समाज बढ़ गया था। अच्छा, एक मजेदार बात देखिए तत्कालीन समाज या भारतीय समाज की, कि प्रत्येक जो जात जिसको कहा जाता था कि वो छोटी है, वह छोटी सी छोटी जात या अपने से एक छोटी जात समाज में ढूंढ लेती थी और वह अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगी रहती थी। तो सामाजिक रूप से भी उसमें अनेक समाज में छुआछूत, जैसे वर्ण व्यवस्था का बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, छुआछूत की प्रवृत्ति बढ़ी, अंधविश्वास बढ़ा, जिससे समाज में क्या हुआ, समाज में विघटनकारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई साथियों। और उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। यद्यपि उस समय तत्कालीन राजपूत राजा जो थे वो वही समाज की रक्षा का काम करते थे, राजपूत दूरदर्शी होते थे, राजपूत नीतिज्ञ होते थे, राजपूत वीर होते थे, युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन उनमें एक जो प्रवृत्ति थी विलासिता वाली, उससे क्या हुआ, उससे नारियों की स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो गई। जैसे अनेक उपपत्नियां रखना, बहुविवाह करना, ठीक है ना, तो उनके नारियों की स्थिति बहुत मतलब शोचनीय हो गई थी। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, यह वास्तव में केवल कथन रह गया था। नारियां क्या थी, नारियों को तत्कालीन समाज में भोग की वस्तु ही समझा जाता था। तो सामाजिक व्यवस्था भी वास्तव में संपूर्ण के दौर से गुजर रही थी। अगला बिंदु साथियों देखते हैं, सांस्कृतिक परिस्थिति। वास्तव में आदिकाल दो संस्कृतियों के मिलन का काल था। एक तरफ तो हिंदू संस्कृति, दूसरी तरफ विदेशी आक्रांताओं से, विदेशों से आई हुई मुस्लिम संस्कृति। हर्षवर्धन के शासन काल में जहां हिंदू संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप, विदेशी आक्रमण के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम शासन स्थापित होकर गया। अच्छा, मुस्लिम शासन स्थापित होने के साथ साथ साथियों क्या हुआ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उत्सवों में, मेलों में, खान पान में, रहन सहन में, प्रत्येक क्षेत्र में, इवन संगीत, कला, वास्तुकला, नृत्य कला, इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलने लगा। तो यह वास्तव में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आदिकाल क्या था, ये संक्रमण का काल था। दो संस्कृतियों का मिलन हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति क्या हुई, हिंदी संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति मिलने से हिंदू संस्कृति जो थी उस पर मुस्लिम संस्कृति का तेजी से प्रभाव चढ़ने लगा। तो साथियों, आज हमने आजकल की विभिन्न परिस्थितियों पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब हम अपने अगले वीडियो में आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है और साहित्यिक प्रवृत्तियां तो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम यही रुकते हैं, और जैसा हमने कहा था कि हम प्रतिदिन एक प्रश्न आपको देंगे, जो हमने पढ़ाया है प्रश्न उसी से रहेगा, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा प्रश्न है साथियों, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? साथियों, एक बार पुनः इस प्रश्न को देख लीजिए। हिंदी
कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जान लीजिए। और आपने पढ़ा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने अध्ययन को पूरी ईमानदारी से करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।